Importance of repetition or practice. As we know that practice makes a man perfect. More will be the practice. Errors gets minimized. Dear students, जैसे कि हम सब जानते हैं, as per law of practice is concerned, यानी कि जितनी कि हम प्रैक्टिस करेंगे उतने एरर्स कम पड़ते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक इंडिविजुअल को या बच्चे को मोटरसाइकिल सीखना है चलाना, जब वो पहली बार मोटरसाइकिल को चलाने की कोशिश करता है, द चाइल्ड गेट्स इंजरीज एंड फ्रीक्वेंट फॉल्स, क्योंकि उसे बैलेंस करना नहीं आता है. चाइल्ड फेल्स टू मेंटेन द बैलेंस, उसे साइकिल का पैडल देना नहीं आता है, तो इसीलिए साइकिल चलाने के वक्त वो बहुत सी गलतियां करता है. लेकिन यही बच्चा एक स्टेट ऑफ प्रैक्टिस में रहता है, ऑटोमेटिकली एरर्स गेट्स मिनिमाइज्ड एंड द चाइल्ड परफेक्टली लर्न्स हाउ टू राइड द मोटरसाइकिल. फिर वो आहिस्ता 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 मोटरसाइकिल ही नहीं चलाता है, मोटर बाइसाइकिल भी चलाता है, फिर छोटी गाड़ी भी चलाता है, फिर बड़ी गाड़ी भी चलाता है. Actually, Thorndike's viewpoint was practice makes a man perfect. Without the practice, the perfection will not possible. और प्रैक्टिस के दौरान हम बहुत सी गलतियां करते हैं और उन गलतियों को हम दूर करते हैं प्रैक्टिस से. इसीलिए as per teaching learning process is concerned, there is 100% chance, there is absolute and relative chance for every learner to commit various mistakes. Now it is the responsibility of the teacher to engage them or to focus on law, practice or drill method. बच्चा ज़रूरी नहीं है वो मैथमेटिकल प्रॉब्लम पहले ही अटेम्प्ट में सॉल्व करेगा, बिकॉज एज पर लॉ ऑफ रेपिटेशन इज कंसर्न, लॉ ऑफ प्रैक्टिस इज कंसर्न, बच्चा पहली बार मैथमेटिकल प्रॉब्लम को गलत भी आंसर निकाल सकता है. इट डज नॉट मीन दैट वी विल रिब्यूक द चाइल्ड, इट डज नॉट मीन दैट वी विल डिस्करेज द चाइल्ड. द टीचर मस्ट एंड ऑट नाउ फोकस ऑन द लॉ ऑफ प्रैक्टिस. बच्चे को बार बार मैथमेटिक्स की प्रैक्टिस करवा और ऑटोमेटिकली उसमें मैथमेटिकल टेंडेंसी डेवलप हो जाएगी. या बच्चा फ्रूट्स के बारे में नॉलेज हासिल करता है, एनिमल्स के बारे में नॉलेज हासिल करता है, या कोई और ज्ञान उसे पढ़ाते हो, हर एक डिस्कोर्स में देयर इज प्रोबेबिलिटी कि जो बच्चा है वो गलतियां करेगा. बट वी हैव टू रिलाई ऑन लॉ ऑफ प्रैक्टिस और लॉ ऑफ repetition. Now, as per this law of repetition is concerned, it believes that we have to engage the learners in different activities. यानी कि ड्रिल मेथड जो है वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में यूज होना चाहिए. ड्रिल मेथड, dear students, simply means the repetition of the content, repetition of the task again and again. जो टीचर जो है उसका बिहेवियर सचमुच रेजिलेंट होना चाहिए. एक टीचर में पेशेंस होनी चाहिए, टॉलरेंस होनी चाहिए. फॉर एग्जांपल, टीचर बच्चों को फ्रूट्स के बारे में पढ़ाता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाता है, ह्यूमन एनाटॉमी के बारे में पढ़ाता है, प्लांट लाइफ के बारे में पढ़ाता है, या लोकल ज्योग्राफिया की नॉलेज देता है. ये ज़रूरी नहीं है बच्चे को एक ही बार फट करके याद रहेगा. नहीं, टीचर में रियली पेशेंस होनी चाहिए, रियली टीचर में एक टॉलरेंस होनी चाहिए. द ड्रिल मेथड हैज गिवन ड्यू इंपॉर्टेंस टू यूज दिस मेथड especially for slow learners or MR children. MR children means mentally retarded children. क्योंकि जो बेस्ट मेथड मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन को पढ़ाने के लिए है या स्लो लर्नर्स को पढ़ाने के लिए है, दैट इज ड्रिल मेथड. क्योंकि उन बच्चों की कॉग्निटिव कॉम्पिटेंसीज ऑलवेज वीक होती है. जो मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं, एज वी नो दैट दे पोजेस द कॉग्निटिव डेफिसिट्स, और जब उन्हें कॉग्निटिव डेफिसिट्स है तो ड्रिल मेथड के बगैर वो नहीं सीखते हैं.
कि उन बच्चों को हमें ड्रिल मेथड से पढ़ाना चाहिए। एक ही एक्सरसाइज को, एक ही टास्क को, एक ही स्किल को बार बार आप रिपीट कर लो, ताकि एक मेंटली रिटार्टेड बच्चे में यानी कि उस टास्क का ज्ञान मिल जाएगा या वो कॉन्सेप्ट याद रहे। इसीलिए इट इज़ द ऑब्लिगेटरी रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द टीचर दैट टू टीच बोथ द लर्नर्स whether they are mentally retarded, whether the slow learners, with the help of drill method। और ड्रिल मेथड सिर्फ स्पेशल पॉपुलेशन के लिए नहीं यूज किया जाता है, बल्कि आल्सो फॉर द नॉर्मल चिल्ड्रन। टीचर को ड्रिल मेथड से बच्चों को पढ़ाना चाहिए, चाहे वो उन्हें फ्रूट्स के बारे में पढ़ाता है, एनिमल्स के बारे में पढ़ाता है, या कोई भी डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज पढ़ाता है, या किसी स्किल की नॉलेज देता है। डियर स्टूडेंट्स, लॉ ऑफ एक्सरसाइज bifurcated into two sub-laws. One law is being called law of use and second is being called law of disuse. Law of use simply means when you will repeat the activity again and again. यानी कि जब आप कंटिन्यूसली लर्निंग मोड में रहोगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने ड्राइविंग का स्किल सीखा है लेकिन कंटिन्यूसली आप गाड़ी चलाते हो। आपने कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्किल सीखा है, टेक्निकल इंजीनियरिंग का स्किल सीखा है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का स्किल सीखा है, लेकिन फिर भी आप कनेक्ट है अपने फील्ड के साथ। इट मीन्स दैट लॉ ऑफ यूज लीड्स टुवर्ड्स द परफेक्शन, टुवर्ड्स द लर्निंग। और जो लॉ ऑफ डिसयूज है, कोई स्किल आपने सीखा है लेकिन आप अब स्किल के साथ कनेक्टेड नहीं है, अपने फील्ड के साथ आप कनेक्टेड नहीं है, चाहे वो ड्राइविंग का प्रोफेशन है, चाहे वो और स्किल है लाइक मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, टेक्निकल इंजीनियरिंग है, सिविल इंजीनियरिंग है, तो अब फील्ड के साथ आप कनेक्टेड नहीं है। एंड लॉ ऑफ डिसयूज लीड्स टुवर्ड्स द फॉरगेटफुलनेस, आप भूल जाओगे। इसीलिए वो ड्राइवर जो कंटिन्यूसली गाड़ी चलाता है वो ज़्यादा परफेक्ट होता है एज कंपेयर टू दैट ड्राइवर जिसने गाड़ी ऑलरेडी पास्ट में चलाई है लेकिन पिछले 10-12 साल से वो गाड़ी नहीं चलाता है। ऑटोमेटिकली उस ड्राइवर में फॉरगेटफुलनेस का असर पड़ता है। एंड सेम इज द केस विद द लर्नर्स। जितने के लर्नर्स कंटिन्यूसली कनेक्ट रहेंगे लर्निंग के साथ, उतनी उनमें परफेक्शन आ जाएगी, और जितने कि वो डिस्कनेक्ट लर्निंग से हो जाएंगे उतनी फॉरगेटफुलनेस हो जाएगी। इसीलिए हमें कंटिन्यूसली बच्चों को इन द स्टेट ऑफ लर्निंग में रखना चाहिए, कंटिन्यूसली फोकस करना चाहिए प्रैक्टिस पे, यानी कि लॉ ऑफ प्रैक्टिस पे, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट।